नमस्कार। आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चोखेर बाली का 14वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। विनोदिनी अपने गांव वापस चली जाती है, पर गांव के लोगों को भी महेंद्र वाली बात का पता चल जाता है और वहां पर भी विनोदिनी का रहना मुश्किल हो जाता है। वह वहां घर के अंदर कैद हो जाती है। वहां से वह बिहारी को पत्र लिखती है, पर बिहारी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वह बार बार डाकिये से पूछती भी रहती है कि उसके नाम का कोई पत्र तो नहीं आया। छोटे से गांव में ऐसी बातें जल्दी फैल जाती है। गांव के लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। तभी विनोदिनी को खोजते खोजते महेंद्र वहां आ जाता है। वो उससे वहां से चलने को कहता है और कोई रास्ता न देख न चाहते हुए भी विनोदिनी उसके साथ वापस कलकत्ते आ जाती है। कलकत्ते में महेंद्र विनोदिनी के लिए एक अलग घर ले लेता है। उसे वहां छोड़ महेंद्र अपना बाकी सामान और किताबें लेने घर आता है। वहां महेंद्र बताता है कि उसे घर में पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए वह बाहर रहकर पढ़ना चाहता है। राजलक्ष्मी और आशा दोनों को ही यह बात समझ में आ जाती है कि महेंद्र सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं रहना चाहता, कुछ और भी बात है। राजलक्ष्मी आशा को समझाने की कोशिश करती है कि किसी भी तरह वो अपने पति को हाथ से बाहर न जाने दे, पर फिर भी महेंद्र चला ही जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। रात को जब विनोदिनी को पलंगडांगा के डेरे पर छोड़कर महेंद्र अपने कपड़े और किताबें लेने घर चला गया, तो कलकत्ता के अविश्राम जन स्रोत की हलचल में अकेली बैठी विनोदिनी अपनी बात सोचने लगी। दुनिया में उसके पनाह की जगह पर्याप्त तो उसके लिए कभी न थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि अगर एक और गर्म हो जाए तो दूसरी तरफ करवट बदलकर सो सके। आज वह जगह भी निहायत संकरी हो गई थी। जिस नाव पर सवार होकर वह प्रवाह में बह चली है, उसके दाएं बाएं किसी तरफ जरा भी झुकने से पानी में गिर पड़ने की नौबत कभी भी आ सकती थी। लिहाजा बड़ी सावधानी से पतवार पकड़नी थी। जरा सी भी चूक, जरा सा हिलना डुलना भी मुहाल था। ऐसी हालत में भला किस औरत का कलेजा नहीं कांपता। पराए मन को मुट्ठी में रखने के लिए जिस चूहल की जरूरत है, जितनी ओट चाहिए, इस संकरेपन में उसकी गुंजाइश कहाँ। महेंद्र से एक बारगी आमने सामने रहकर सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। फर्क इतना ही है कि महेंद्र के किनारे लगने की गुंजाइश है, विनोदिनी के लिए वह भी नहीं। अपनी इस असहाय अवस्था को वह जितना ही समझने लगी, उतना ही उसे बल मिलने लगा। कोई न कोई उपाय करना ही पड़ेगा, ऐसे में काम नहीं चलने वाला। बिहारी को प्रेम निवेदित करने के दिन से ही विनोदिनी के धीरज का बांध टूट गया था। अपने जिस उमड़े हुए चुंबन को वह उसके पास से वापस लौटा कर ले आई थी, संसार में किसी और के पास उसे उतार कर नहीं रख सकती। पूजा के चढ़ावे की तरह देवता के लिए उसे रात दिन ढोने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। उसका मन कभी हथियार डाल देना नहीं जानता। निराशा वह नहीं मानती। उसका मन बार बार उससे कह रहा था, यह पूजा बिहारी को कबूल करनी ही पड़ेगी। उसके इस अधभ्य प्रेम से उसकी आत्मरक्षा की आकांक्षा आकर मिल गई। बिहारी के सिवाय उसके पास और कोई चारा नहीं। महेंद्र को उसने अच्छी तरह समझ लिया था। उस पर टिकना चाहो तो वह भार नहीं सह सकता। छोड़ने पर ही उसे पाया जा सकता है। पकड़ना चाहो कि भाग खड़ा होना चाहता है। लेकिन औरत के लिए जिस एक निश्चिंत विश्वसनीय सहारे की नितांत आवश्यकता है, वह सहारा बिहारी ही दे सकता है। अब बिहारी को छोड़ने से उसका काम हरगिज नहीं चल सकता। यह सोचकर उसने खिड़की खोली और गैस की रोशनी में दमकते शहर की ओर देखने लगी। बिहारी अभी सांझ को इस शहर में ही है। यहाँ से एकाध रास्ते 2-4 गलियां पार करके अभी अभी उसके दरवाजे पर मजे से पहुंचा जा सकता है। द्वार के बाद ही नल वाला छोटा सा आंगन, वही सीढ़ी, वही सजा सजाया कमरा। सन्नाटे में बिहारी आराम कुर्सी पर अकेला बैठा। शायद सामने ब्राह्मण का वह लड़का, गोल मटोल गोरा गोरा सुंदर सा वह लड़का, नजर गड़ाए तस्वीरों वाली किताब के पन्ने पलट रहा हो। एकाएक सारे चित्र को सुधि में लाकर स्नेह से, प्रेम से विनोदिनी का सर्वांग पुलकित हो उठा। जी चाहे तो अभी वहां पहुंचा जा सकता है। यह सोचकर विनोदिनी इस इच्छा को छाती से लगाए खेलने लगी। पहले की बात होती तो शायद वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लपक पड़ती,
लेकिन अब पीछे आगे बहुत सोचना पड़ता है। अब तो महज वासना पूरी करने का सवाल नहीं रहा, उद्देश्य की पूर्ति करनी है। विनोदिनी सोचने लगी, पहले यह तो देखूं कि बिहारी क्या जवाब देता है, उसके बाद तय करूंगी कि किस रास्ते जाना है। कुछ समझे बिना बिहारी को तंग करने के लिए जाने की हिम्मत न पड़ी। इसी तरह सोचते विचारते जब रात को 9 बज गए तो महेंद्र लौटकर आ गया। ये उसके कई दिन भूखे प्यासे, बदपरहेजी और उत्तेजना में कटे। आज कामयाब होकर विनोदिनी को वह अपने डेरे ले आया, इसलिए थकावट से मानो चूर चूर हो गया। दुनिया से, अपने मन की हालत से लड़ने लायक बल उसमें नहीं रह गया। भारों से लदे उसके भावी जीवन की थकावट ने मानो पहले से ही उसे दबोच लिया। बाहर के दरवाजे के कड़े खटखटाने में महेंद्र को बड़ी शर्म लगी। जिस पागलपन में दुनिया का कोई ख्याल ही न किया, वह पागलपन कहाँ। रास्ते के जाने अनजाने लोगों की नज़र के सामने भी उसका सर्वांग सकुचा क्यों रहा है। अंदर नया नौकर सो गया था। दरवाज़ा खुलवाने के लिए बड़ा हंगामा करना पड़ा। अपरिचित नए डेरे में अंधेरे में पहुंचने पर महेंद्र का मन ढीला पड़ गया। माँ का लाडला महेंद्र जिन विलास उपकरणों, पंखे, कुर्सी, सोफे का आदी रहा है, उसका अभाव यहाँ साफ दिख रहा था। इन कमी खामियों को मिटाना ही पड़ेगा। डेरे के सारे इंतजाम का भार उसी पर था। महेंद्र ने आज तक कभी अपने या अपने किसी आराम की फिक्र नहीं की। आज से अपने उस नए और अधूरे संसार का भार तिल तिल उठाना है। सीढ़ी पर एक ढिबरी धुआं उगलती हुई टिमटिमा रही थी। वहां के लिए एक लैंप लाना होगा। बरामदे से सीढ़ी की ओर जाने वाला रास्ता नल के पानी से चिपचिपाता रहता है। मिस्त्री बुलाकर सीमेंट से उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। सड़क के तरफ के 2 कमरे जूतों की दुकान वालों के जिम्मे थे। उन्होंने अभी तक उन्हें खाली नहीं किया था। मकान मालिक से इसके लिए वह लड़ेगा। सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। लम्हे भर में यह बात दिमाग में आई और उसकी थकावट के भार पर और भी बोझ लद गया। सीढ़ी पर कुछ देर खड़े रहकर महेंद्र ने अपने आप को संभाल लिया। विनोदिनी के प्रति जो प्रेम था उसे उभारा। अपने आप को समझाया कि आज तक सारी दुनिया को भूलकर उसने जो चाहा था वह मिल गया। दोनों के बीच अब अड़चन की कोई दीवार नहीं। आज तो महेंद्र की खुशी का दिन है, कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन यही थी, आज वह आप ही अपनी बाधा था। रास्ते में महेंद्र को देखकर विनोदिनी ध्यान के आसन से उठ गई। कमरे में रोशनी जलाई, सिलाई का काम लेकर नज़र झुकाए बैठ गई। सिलाई उसकी एक ओट थी, उसकी आड़ में मानो उसका वह एक आश्रय था। कमरे में आकर महेंद्र बोला, यहाँ तुम्हें बड़ी असुविधा हो रही है विनोद? वह सिलाई में लगी लगी बोली, बिल्कुल नहीं। महेंद्र बोला, 2-3 दिनों में मैं सारा सामान ले आऊँगा। कुछ दिन तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। विनोदिनी बोली, नहीं वह न होगा। अब तुम एक भी सामान और न लाओ, जो है वही मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। महेंद्र ने कहा, मैं अभागा भी क्या उसमें कहीं ज़्यादा में से हूँ? विनोदिनी, अपने आप को उतना ज़्यादा लगाना भी ठीक नहीं, कुछ विनय रहनी चाहिए। दिए की जोत में सूने कमरे में सिर झुकाए विनोदिनी की उस आत्मतल्लीन मूर्ति को देखकर महेंद्र के मन में फिर उसी मोह का संचार हुआ। घर में होता तो दौड़कर विनोदिनी के पैरों में गिर पड़ता, मगर यह घर तो था नहीं, इसलिए वैसा कर न सका। आज विनोदिनी बड़ी बेचारी थी, बिल्कुल महेंद्र की मुट्ठी में। आज अपने को संयत न रखे तो बड़ी कायरता होगी। विनोदिनी ने कहा, अपने किताब कपड़े यहाँ क्यों ले आए? महेंद्र ने कहा, इन्हें मैं अपने लिए ज़रूरी सामान समझता हूँ, ये कहीं ज़्यादा वाले वर्ग में तो नहीं। विनोदिनी बोली, मालूम है, मगर यहाँ क्यों? महेंद्र, ठीक है, आवश्यक चीज़ें यहाँ नहीं सोती विनोद। इन किताबों विताबों को उठाकर रास्ते पर फेंक देना, मैं चू भी ना करूँगा। केवल उनके साथ मुझे उठाकर मत फेंक देना। इतना कहकर महेंद्र थोड़ा खिसक आया और कपड़ों में बंधी किताबों की गांठ को विनोदिनी के पैरों के पास रख दिया।
उसी गंभीर भाव से सिलाई करती हुई विनोदिनी बोली, भाई साहब, तुम यहां नहीं रहोगे। अपने उठते हुए आग्रह पर चोट पाकर महेंद्र व्याकुल हो उठा। गदगद स्वर में बोला, क्यों तुम मुझे दूर रखना चाहती हो? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने का यही पुरस्कार है? विनोदिनी, अपने लिए मैं तुम्हें सब कुछ न छोड़ने दूंगी। महेंद्र कह उठा, अब वह तुम्हारे हाथों की बात नहीं विनोद। सारी दुनिया मेरे चारों तरफ से खिसक चुकी है। बस एक तुम ही हो विनोद। यह कहते कहते विवल होकर महेंद्र लौट पड़ा और विनोदिनी के पैरों को पकड़कर उन्हें बार बार चूमने लगा। पांव छुड़ाकर विनोदिनी उठ खड़ी हुई, बोली, याद नहीं तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी? सारी शक्ति लगाकर महेंद्र ने अपने आप को जब्त किया और कहा, याद है, मैंने शपथ ली थी कि तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं कभी कोई ऐतराज न करूंगा। उस शपथ को मैं रखूंगा। बताओ मुझे क्या करना है? विनोदिनी, तुम अपने घर पर रहोगे। महेंद्र, एक मैं ही क्या तुम्हारी अनिच्छा की वस्तु हूं विनोद? अगर यही बात है तो तुम मुझे खींचकर क्यों लाई? जो तुम्हारे भोग की चीज न थी उसे शिकार की क्या जरूरत पड़ी थी? सच सच बताओ, मैंने स्वेच्छा से तुम्हें पकड़ लिया या तुमने जानबूझकर मुझे पकड़ा? मुझसे तुम इस तरह का खिलवाड़ करोगी और यह भी मुझे सहना पड़ेगा। फिर भी मैं अपनी शपथ रखूंगा। मैं जिस घर को लात मारकर आया हूं वहीं जाकर रहूंगा। विनोदिनी जमीन पर बैठकर फिर से सिलाई में जुट गई। कुछ देर तक उसके मुंह की ओर एक टक देखकर महेंद्र बोल उठा, बेरहम, निर्दयी हो तुम विनोद। मैं बड़ा ही अभागा हूं कि मैंने तुम्हें प्यार किया। विनोदिनी से सिलाई में कोई गलती हो गई। रोशनी के पास बड़ी मेहनत से वह धागे को खोजने लगी। महेंद्र के जी में आ रहा था कि विनोदिनी के संग दिल को अपनी मुट्ठी में लेकर पीस डाले। उसकी इस मौन निर्दयता और अडिग उपेक्षा को धक्का देकर बाहुबल से शिकस्त कर देने का उसका जी चाह रहा था। महेंद्र बाहर निकला और फिर लौट आया और बोला, मैं न रहूंगा तो यहां तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? विनोदिनी, उसकी तुम फिक्र नहीं करो। बुआ ने उस छमिया नौकरानी को जवाब दे दिया है। आज से वह यहीं रहेगी। अंदर से घर बंद करके हम दोनों मजे में यहां रह लेंगी। भीतर भीतर उस पर जितना ही गुस्सा आने लगा, विनोदिनी के लिए उसका उतना ही जबरदस्त खिंचाव होने लगा। उस टस से मस ना होने वाली मूरत को वज्र की ताकत से छाती से चिपकाकर चूर चूर कर देने की इच्छा होने लगी। अपनी उस प्रबल इच्छा के हाथों छुटकारा पाने के लिए महेंद्र दौड़कर कमरे से बाहर चला गया। वहां से जाते हुए महेंद्र प्रतिज्ञा करने लगा, उपेक्षा के बदले वह विनोदिनी की ही उपेक्षा करेगा। संसार में महेंद्र के सिवा अब विनोदिनी का और कोई सहारा नहीं। ऐसी हालत में भी इस निडरता और अडिगता से उसे ठुकराना किसी मर्द के नसीब में ऐसा भी अपमान हुआ है कभी? महेंद्र का गर्व चूर चूर होकर भी मटिया मेख न हुआ, पीड़ित और दलित होता रहा। वह सोचने लगा, ऐसा नाचीज हूं मैं। मेरे लिए ऐसी स्पर्धा उसके मन में आई कैसे? मेरे सिवाय इसका उस समय है ही कौन? सोचते सोचते अचानक याद आ गया, बिहारी। सहसा उसके कलेजे का रक्त प्रवाह थम गया। बिहारी को ही उसने अपना भरोसा माना है। मैं तो बस उपलक्ष्य मात्र हूं, उसकी सीढ़ी हूं, पैर रखने की, कदम कदम पर ठोकर मारने की जगह। इसी साहस पर मेरी ऐसी अवज्ञा। महेंद्र को शंका हुई कि विनोदिनी से बिहारी की चिट्ठी पत्री चलती होगी और इसे कोई भरोसा मिला होगा। सोचा और उसी दम वह बिहारी के घर की ओर चल पड़ा। जब उसके घर पहुंचा तो रात नहीं के बराबर बाकी रह गई थी। बड़ी मुश्किल से दरवाजा पीटते पीटते नौकर ने दरवाजा खोलकर बताया कि बाबूजी घर पर नहीं है। महेंद्र चौंक उठा। उसने मन ही मन सोचा, मैं इधर नासमझ की तरह मारा मारा फिर रहा हूं और इस मौके का फायदा उठाकर बिहारी विनोदिनी के पास पहुंच गया है, इसलिए उसने इस बेरहमी से मेरा अपमान किया और मैं भी मार खाए गधे की तरह भाग आया। महेंद्र ने उस जाने पहचाने पुराने नौकर से पूछा, भज्जो,
मालिक तुम्हारे घर से किस वक्त निकले हैं? भज्जो ने कहा, जी 4-5 दिन हो गए, पछाह की ओर कहीं घूमने गए हैं। महेंद्र की मानो जान में जान आई। जी मैं आया, अब थोड़ी देर आराम से सो तो लूं, तमाम रात भटकते रहने की अब हिम्मत नहीं। वह ऊपर गया और बिहारी के कमरे में सोफे पर सो गया। जिस रात महेंद्र ने बिहारी के घर जाकर उधम मचाया था, उसके दूसरे ही दिन बिना कुछ तय किए बिहारी न जाने कहाँ चला गया। उसने सोचा था यहाँ रहने से जाने कब अपने दोस्त से ऐसा घिनौना संघर्ष हो जाए कि जन्म भर पछताना पड़े। दूसरे दिन महेंद्र जागा तो 11 बज चुके थे। उठते ही उसकी निगाह सामने की तिपाई पर पड़ी। देखा बिहारी का एक पत्र पड़ा था। ठिकाने के हरफ विनोदिनी के थे। लिफाफा पत्थर के पेपर वेट से दबाया गया था। महेंद्र ने झटपट उसे उठा लिया। लिफाफा खोला नहीं गया था। प्रवासी बिहारी के इंतजार में बंद था। कांपते हाथों से महेंद्र ने उसे फाड़ डाला और पढ़ने लगा। यही चिट्ठी विनोदिनी ने अपने गांव से बिहारी को भेजी थी, जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिला था। चिट्ठी का एक एक अक्षर महेंद्र को काटने लगा। छुटपन से सदा ही बिहारी महेंद्र की ओट में पला था। प्रेम स्नेह के नाते महेंद्र देवता के गले की उतारी हुई माला ही उसे नसीब हुआ करती। आज महेंद्र स्वयं प्रार्थी तथा बिहारी विमुख था, फिर भी विनोदिनी ने महेंद्र को ठुकराकर बिहारी को अपनाया। विनोदिनी की चिट्ठियां महेंद्र को भी 2-4 मिली थीं, मगर इसके मुकाबले वे निरी नकली, नासमझ को फुसलाने का बहाना। अपना नया ठिकाना बताने के लिए महेंद्र को गांव के डाकखाने में भेजने की व्याकुलता महेंद्र को याद आई और अब उसका कारण उसकी समझ में आया। विनोदिनी बिहारी के पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रही है। नौकर भज्जो जैसा पहले किया करता था, मालिक की गैरहाजिरी में उसने महेंद्र को बाजार से लाकर चाय नाश्ता दिया। नहाना महेंद्र भूल गया। रेत पर राही जिस तरह जल्दी जल्दी कदम उठाकर चलता है, उसी तरह विनोदिनी की जलाने वाली चिट्ठी पर वह तेजी से नजर दौड़ाने लगा। वह प्रतिज्ञा करने लगा कि विनोदिनी से अब वह हरगिज न मिलेगा। फिर मन में आया, और 2-1 दिन में जब उसे बिहारी का जवाब न मिलेगा तो वह बिहारी के यहाँ जरूर आएगी और तब सारा हाल जानकर उसे तसल्ली होगी। यह संभावना महेंद्र के लिए असहाय होगी। आखिर उस पत्र को अपनी जेब में डालकर वह पलंग डांगा पहुंचा। महेंद्र की यह गत देखकर विनोदिनी को दया आई। वह समझ गई। हो न हो तमाम रात वह रास्ते के चक्कर ही काटता रह गया। पूछा, रात घर नहीं गए? महेंद्र ने कहा, नहीं। विनोदिनी ने परेशान होकर पूछा, अभी तक खाया पिया भी नहीं क्या? कहकर सेवा परायण विनोदिनी ने उसके खाने का इंतजाम करना चाहा। महेंद्र ने कहा, रहने दो, मैं खा चुका हूं। कहाँ खाया? बिहारी के घर। पल भर के लिए विनोदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। जरा देर चुप रहकर उसने अपने आप को संभाला और पूछा, बिहारी बाबू कुशल से तो है ना? महेंद्र बोला, कुशल से ही है, वह तो आज पछाह चला गया। महेंद्र ने कुछ इस लहजे से कहा मानो बिहारी आज ही गया है। विनोदिनी का चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। वह अपने आप को संभाल कर बोली, ऐसा डावाडोल आदमी तो मैंने देखा नहीं। उन्हें हम लोगों का सारा हाल मालूम पड़ गया है क्या? खूब नाराज हो गए हैं क्या? महेंद्र, नाराज न हुआ होता तो इस शिद्दत की गर्मी में भी कोई पछाह भला घूमने जाता है? विनोदिनी, मेरे बारे में कुछ कहा? महेंद्र, कहने को क्या है, या उसकी चिट्ठी लो। चिट्ठी उसके हाथ में देकर महेंद्र तीखी नजर से उसके मुंह के भाव पर गौर करने लगा। विनोदिनी ने झट से चिट्ठी लेकर देखी। खुली थी वह। लिफाफे पर उसी के हरफ में बिहारी का नाम लिखा था। अंदर से चिट्ठी निकाली। वह उसी की लिखी हुई वही चिट्ठी थी। उलट कर देखा, बिहारी का जवाब तो कहीं न मिला। थोड़ी देर चुप रहकर विनोदिनी ने पूछा, यह चिट्ठी तुमने पढ़ी है? विनोदिनी के चेहरे के भाव से महेंद्र को डर लगा। वह झूठ बोल गया।
नहीं। विनोदिनी ने चिट्ठी फाड़ डाली, उसके टुकड़े टुकड़े किए और खिड़की से बाहर फेंक दिया। महेंद्र बोला, मैं घर जा रहा हूं। विनोदिनी ने कोई जवाब न दिया। महेंद्र, तुमने जैसा चाहा था मैं वैसा ही करूंगा। 7 दिन में वहीं रहूंगा। कॉलेज आते समय रोज नौकरानी के मार्फत यहाँ का सारा प्रबंध कर जाया करूंगा। तुमसे भेंट करके तुम्हें अजीज न करूंगा। विनोदिनी महेंद्र की कोई बात सुन भी पाई थी या नहीं कौन जाने, मगर उसने कोई जवाब न दिया। वह खुली खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को ताकती रही। अपनी चीजें उठाकर महेंद्र वहां से निकल पड़ा। सूने कमरे में विनोदिनी बड़ी देर तक काट सी मरी बैठी रही। अंत में मानो जी जान से अपने को सजग करने के लिए छाती का कपड़ा फाड़कर अपने पर बेरहमी से चोट करने लगी। आवाज सुनकर नौकरानी दौड़ी आई। बहू जी, आप क्या कर रही हैं? तू चली जा यहां से। डपटकर विनोदिनी ने छमिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद बड़े जोरों से किवाड़ बंद करके अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बांधकर जमीन पर लेट गई और तीर खाए जानवर की तरह रोने लगी। अपने को इस तरह विक्षिप्त और शांत बनाकर विनोदिनी रात भर खिड़की के पास नीचे पड़ी रही। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें कमरे में आई, विनोदिनी को अचानक ऐसा लगा बिहारी गया नहीं होगा, कहीं उसे चकमा देने के लिए महेंद्र ने यूं ही झूठ कह दिया हो। उसने छमिया को बुलाकर कहा, छम्मी, तू फौरन जा बिहारी भाई साहब के यहाँ, उन लोगों का हाल पूछ कर आ। छमिया कोई घंटे भर बाद लौटी। उनके घर के तो सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। दरवाजा पीटने पर अंदर से नौकर बोला कि वे लोग घर पर नहीं हैं, वे घूमने के लिए पछाह गए हैं। विनोदिनी के संदेह का कोई कारण ही न रहा। महेंद्र रात में ही उठकर चला गया। यह सुनकर राजलक्ष्मी बहू पर बहुत नाराज हुई। उन्होंने समझा बहू की लानत मलानत से ही वह चला गया। उन्होंने आशा से पूछा, महेंद्र रात को ही क्यों चला गया? आशा ने सिर झुकाकर कहा, मालूम नहीं मां। राजलक्ष्मी को लगा यह भी रूठने की बात है। आजीजी से कहा, तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम होगा? कुछ कहा था उसने? आशा ने सिर्फ नहीं कहा। राजलक्ष्मी को यकीन न आया। ऐसा भी हो सकता है भला? पूछा, कल वह गया कब? सकुचाकर आशा बोली, नहीं जानती। राजलक्ष्मी ने जोर देकर यह भी कह दिया कि आशा के आचरण और स्वभाव की वजह से महेंद्र घर से निकल गया। सिर झुकाकर यह फटकार झेलती हुई आशा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अपने मन में सोचने लगी, पता नहीं क्यों कभी मेरे स्वामी ने मुझे प्यार किया था, और यह भी नहीं जानती कि वह उसका प्यार फिर कैसे पा सकूंगी। जो प्यार करता है उसे कैसे खुश रखना चाहिए हृदय आप ही बता देता है, लेकिन जो प्यार नहीं करता उसके हृदय को कैसे पाया जा सकता है? आशा यह क्या जाने। जो आदमी किसी को प्यार करता है उससे सुहाग पाने जैसी शर्मनाक कोशिश वह कैसे करे? शाम को परिवार के ज्योतिषी जी और उनकी बहन आई। बेटे की ग्रह शांति के लिए राजलक्ष्मी ने उन्हें बुलाया था। बहू की जन्म कुंडली और हाथ देखने का राजलक्ष्मी ने उनसे अनुरोध किया और इसके लिए आशा को वहां बुलवाया गया। दूसरों के आगे अपनी बदनसीबी की चर्चा के संकोच से कुंठित होकर आशा किसी तरह अपना हाथ निकालकर बैठी कि इतने में अपने कमरे के पास वाले अंधेरे बारामदे में राजलक्ष्मी को जूतों की हल्की सी आहट सुनाई दी। कोई जैसे दबे पांव जा रहा हो। राजलक्ष्मी ने पूछा, कौन? कोई जवाब न मिला तो फिर आवाज दी, कौन है? इस पर महेंद्र चुपचाप कमरे में आया। आशा खुश तो क्या होती, महेंद्र की लज्जा देखकर लज्जा से उसका हृदय भर आया। अब महेंद्र को अपने घर में ही चोर की तरह आना पड़ रहा है। ज्योतिषी जी और उनकी बहन के रहने से उसे और भी शर्म आई। दुनिया भर के सामने अपने स्वामी के लिए लज्जा की बात ही आशा के लिए दुख से बड़ी हो उठी थी। राजलक्ष्मी ने धीरे से कहा, बहू, पार्वती से कह दो महेंद्र का खाना लगा दे। आशा बोली, न मैं ही ले आती हूं। घर की दास दासियों से भी वह महेंद्र को ढके रखना चाहती थी।
इधर ज्योतिषी जी और उनकी बहन को देखकर महेंद्र मन ही मन बड़ा नाराज हुआ। उसकी माँ और स्त्री जंतर मंतर से उसे वश में लाने के लिए इन अशिक्षित मूर्खों के साथ बेहयाई से साजिश कर रही हैं। यह महेंद्र को सहन नहीं हुआ। ज्योतिषी जी की बहन ने जरूरत से ज्यादा शहद सने स्वर में कहा, कुशल तो है बेटे? यह सुनकर महेंद्र से वहां बैठा न गया। उनके कुशल प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही वह बोला, मां मैं जरा ऊपर चलता हूं। मां ने समझा महेंद्र शायद एकांत में बहू से बात करना चाहता है। बेहद खुश होकर खुद रसोई में गई। जाकर आशा से कहा, जा जल्दी से ऊपर जा, महेंद्र को शायद कुछ काम है। आशा धड़कते हृदय से और सकुचाते कदमों से ऊपर गई। सास के कहने से उसने यह समझा कि महेंद्र ने शायद उसे बुलाया है, लेकिन अचानक ही उससे कमरे में जाते न बना। वह पहले अंधेरे दरवाजे की आड़ से महेंद्र को देखने लगी। महेंद्र बड़े ही सूने मन से फर्श के बिस्तर पर तकिए के सहारे लेटा लेटा छत की कड़ियां गिन रहा था। वही महेंद्र तो था, सारा कुछ वही, मगर कितना परिवर्तन। आशा अंधेरे में खड़ी खड़ी जितना ही महेंद्र को देखने लगी, उतना ही उसके मन में होने लगा कि महेंद्र अभी अभी उसी विनोदिनी के यहाँ से आया है। उसके अंगों में उसी विनोदिनी का स्पर्श है, आंखों में उसी की मूरत, कानों में उसी विनोदिनी की आवाज, मन में उसी विनोदिनी की वासना घुली मिली है। आशा इस महेंद्र को अपने पवित्र भक्ति कैसे दे, कैसे एक मन से कहे कि आओ मेरे हृदय में विराजो। विनोदिनी का महेंद्र मानो आशा के लिए एक पराया पुरुष हो। इतने में छत के लोहे लक्कड़ से महेंद्र ने अनमनी नजर सामने की दीवार की तरफ उतारी। उसकी नजर का अनुसरण करते हुए आशा ने देखा, दीवार पर महेंद्र की तस्वीर के पास ही आशा का एक फोटो लटक रहा है। उसके जी में आया दामन से उसे ढक दे। अभ्यासवश क्यों वह आज तक उसकी नजर में न आया, क्यों अब तक उसने उतार नहीं फेंका, यही सोचकर वह अपने आप को धिक्कारने लगी। उसे लगा महेंद्र मन ही मन हंस रहा है। अंत में आजीज आए महेंद्र की नजर दीवार के नीचे उतर आई। अपनी मूर्खता मिटाने के लिए आशा आजकल सांझ को काम काज और सास की सेवा से फुर्सत पाते ही काफी रात तक लिखा पढ़ी करती थी। उसके लिखने पढ़ने की कॉपी किताबें कमरे में एक तरफ रखी हुई थीं। महेंद्र ने उनमें से एक कॉपी उठा ली और देखने लगा। आशा की ख्वाहिश होने लगी कि चीख कर उसे छीन ले आए। अपने कच्चे हरफ पर महेंद्र की व्यंग दृष्टि की कल्पना करके वह पल भर और न खड़ी रह सकी। तेजी से नीचे उतर गई। आहट छिपाने की भी चेष्टा न रही। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।